जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर जन्मदिन के हिसाब से आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी, अपना जन्मदिन कमेंट बॉक्स में बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। इसके अलावा आप लव मैरिज की भविष्यवाणी भी पा सकते हैं। इसके लिए आप अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन कमेंट बॉक्स में दें, हम आपको जल्द से जल्द पूरी जानकारी देंगे। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। यह जानकारी आपको मूलांक के हिसाब से दी जाएगी, जबकि शादी की जानकारी आपको जन्मतिथि के हिसाब से दी जाएगी। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि अब आप हमसे शादी की कुंडली भी बनवा सकते हैं। इसमें आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस नाम से हो सकती है, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा होगा, आपका कैरियर कैसा होगा, आपकी जीवन साथी का कैरियर कैसा होगा, लव मैरिज करना चाहते हैं या चाहती हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इन तमाम तरह की जानकारी आप कुंडली बनाकर प्राप्त कर सकते हैं। संचार के सभी माध्यमों से आप केपी की वाणी से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर एक बार और दोहरा देता हूं, 8521835670। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया हो तो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाकर आप आराम से नंबर नोट कर सकते हैं। राशि की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि जिन जातकों की शादी तय हो चुकी है वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य करवा लें। शास्त्रों में निहित है कि नारी दोष, भकुर दोष या मांगलिक प्रभाव लगने पर शादी नहीं करनी चाहिए। इसके लिए आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से अवश्य सलाह ले लें। आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान करवा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको उन 3 राशियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी शादी अप्रैल 2022 में होने वाली है या होगी। यह जानकारी आपको जन्मदिन के हिसाब से दी जाएगी। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी कि मुझसे कोई गलती हो जाती है तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दे। आपके सलाह और परामर्श का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। आइए अब आज की वीडियो पर नजर डालते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि शादी से संबंधित जो जानकारी होती है वह ज्योतिष शास्त्र में निहित है। कई ज्योतिष इसे बताते नहीं है, पर शादी के समय बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि इन नियमों के पालन करने से कन्या या वर दोनों ही सौभाग्यवती जीवन जीता है। तो अगर आपको यह जानकारी प्राप्त नहीं है तो आइए बारी बारी से जानते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ज्योतिष शास्त्र में विवाह कर्मकांड का पूरा सार बताया गया है। उन्हीं सारों में से कुछ चुनिंदा चीजों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आपको अपनी कन्या या लड़के की शादी में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए बारी बारी से जान लेते हैं। तो 2 कन्या का विवाह एक समय कभी नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि 2 लड़कियों की शादी एक ही बार कर दी जाती है, किंतु शास्त्र में ऐसा निषेध है। एक कन्या की शादी के उपरांत दूसरी कन्या की शादी हो सकती है, परंतु एक साथ शादी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में यह भी निहित है कि एक समय में 2 शुभ कर्म करना उचित नहीं होता है। इसके लिए कभी भी 2 शादी एक बार में नहीं करनी चाहिए। कन्या के विवाह के अनंतर पुत्र का विवाह हो सकता है, लेकिन पुत्र विवाह के अनंतर पुत्री का विवाह 6 महीने तक नहीं करनी चाहिए। यानी कि इसे आप आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर लड़की की शादी हुई है तो आप लड़के की शादी कर सकते हैं, लेकिन अगर लड़के की शादी होगी तो 6 महीने तक अपनी लड़की की शादी बिल्कुल ही ना करें। 1 वर्ष में सहोदर भाई अथवा बहनों का विवाह शुभ नहीं होता। यानी कि एक ही साल में 2 बेटियों की शादी या 2 बेटे की शादी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्जित है। समान गोत्र और समान प्रवर वाली कन्या के साथ भी विवाह निषेध है। यानी कि एक ही गोत्र में लड़के और लड़की की शादी नहीं करनी चाहिए। विवाह के पश्चात 1 वर्ष तक पिंडदान, मृतका स्नान, तिल तर्पण, तीर्थ यात्रा, मुंडन, प्रेतानुगमन आदि नहीं करनी चाहिए। विवाह में छींक का दोष नहीं होता। यानी कि अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं और उस समय छींक आ जाती है तो ऐसा माना जाता है कि यह शुभ नहीं होता है, किंतु विवाह में छींक का दोष नहीं होता है। तो अगर ऐसी स्थिति पैदा हो
तो भगवान श्री शिव और भगवान श्री हरिविष्णु का नाम स्मरण कर उन पर छोड़ दें। वैवाहिक कार्यक्रम में स्पर्श का भी दोष नहीं होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बड़े छोटों में चरण लग जाता है या पैर लग जाता है तो स्पर्श का दोष लगता है, लेकिन विवाह में स्पर्श का दोष नहीं लगता है। विवाह में चतुर्थ द्वादश चंद्रमा ग्राह्य है, यानी कि ऐसे दिनों को पकड़ना चाहिए। विवाह में षष्ठ, अष्टमी, दशमी तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, रिक्ता आदि तिथि निषेध है। इसके अलावा चतुर्दशी और नवमी भी निषेध है, यानी कि षष्ठी, अष्टमी, दशमी प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की और चतुर्दशी, नवमी, इन दिनों में शादी नहीं करनी चाहिए, चाहे विवाह मुहूर्त कितना भी शुभ क्यों नहीं। कन्या कैसी होनी चाहिए? तो कन्या अधिक अंग वाली नहीं होनी चाहिए, ज्यादा बोलने वाली भी नहीं होनी चाहिए और ना ही वह रोगिणी होनी चाहिए। विवाह में सपिंड, विचार, गोत्र आदि का विचार करना चाहिए। स्त्रियों के लिए गुरुबल और पुरुषों के लिए रविबल देख लेना चाहिए। इस महीने में शादी करनी चाहिए तो माघ, फागुन, वैशाख, अगहन, जेठ, आषाढ़ इन महीनों में शादी करने से कन्या सौभाग्यवती होती है। नक्षत्र की बात करें तो रोहिणी, उत्तरा, रेवती, मूल, स्वाति, मृगशिरा, मघा, अनुराधा, हस्त ये नक्षत्र विवाह में शुभ माने जाते हैं। इन नक्षत्रों में शादी करनी चाहिए। विवाह में सौर मास ग्रहण करना चाहिए। सौर मासो विवाद हो यज्ञादो सावन स्मृता अब्द के प्रत्यकारी चांद्रो मास से प्रशस्त। बृहस्पति, शुक्र, बुध और सोम इन वारों में कन्या की शादी करने से कन्या सौभाग्यवती होती है। इसलिए हमेशा सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और गुरुवार इन दिनों में ही लड़की की शादी करनी चाहिए। लड़कियों के शादी के कारक गुरु माने जाते हैं और लड़कों के शादी के कारक शुक्र माने जाते हैं। तो जिन जातकों की शादी में देरी हो रही है वे गुरु को मजबूत करें और शुक्र को मजबूत करें। खासकर लड़कियां गुरुवार का व्रत करें और पीले चीजों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। वहीं लड़के शुक्रवार का व्रत कर सकते हैं और सफेद चीजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। आप शिव जी की पूजा करें और शुक्रवार के दिन शिव जी को सफेद फूल अर्पित करें। आप चाहे तो सोमवार और शुक्रवार के दिन या शनिवार के दिन जल में काले तिल मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ दे, शिव जी को भी जल का अर्घ दे। वहीं लड़कियां जल में लाल रंग मिलाकर सूर्यदेव को 3 बार जल का अर्घ दे। गुरुवार के दिन मौन व्रत का धारण करें। मौन व्रत का धारण तब तक करें जब तक आप केले के जल में अर्घ ना देते हैं। आइए अब आज के वीडियो पर नजर डालते हैं। तो पहली राशि जो है वृषभ राशि है। जैसा कि आप सबको पता है कि वृषभ राशि के जातकों की शादी के योग जो है 23वें वर्ष से बनते हैं और इनके अप्रैल महीने में शादी होने की पूरी संभावना रहती है। अगर आपकी कुंडली में कोई अशुभ ग्रह नहीं है और आप शादी योग्य हैं तो अप्रैल 2022 में आपकी निश्चित ही शादी हो जाएगी। आपके आराध्य देव भगवान हनुमान जी हैं तो उनकी पूजा करें, उन्हें लाल फूल चढ़ाएं। मंगलवार के दिन मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाएं और उन प्रसादों को गरीबों में बांट दें। इसके अलावा नजदीक में किसी शादी समारोह में गुप्त दान अवश्य करें, इससे शादी में आ रही बाधा दूर हो जाती है। PHP नाम से शादी होने की संभावना अधिक रहती है। हालांकि अगर वृषभ राशि के जातकों की शादी मकर राशि के जातकों से होती है तो यह ज्यादा उत्तम होता है। अगर आपकी राशि कर्क है तो आपकी शादी के योग भी अप्रैल 2022 में बन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि कर्क राशि के जातकों की शादी के योग 25वें वर्ष से बनते हैं। तो जिन जातकों की शादी के योग 25 वर्ष हो चुके हैं उनकी शादी के योग अप्रैल 2022 में प्रबल है। शास्त्रों में निहित है कि गुरु का गोचर होना कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ फल देने वाला है, यानी कि आने वाला साल 2022 उन जातकों के लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है जो शादी को लेकर बेसब्री से इंतजार रहते हैं। उनके माता पिता की भी जो मनोकामनाएं हैं वे पूर्ण होने वाले हैं। शीघ्र विवाह के लिए हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, इससे आपकी शादी में आ रही बाधा तुरंत ही दूर हो जाएगी। LGM नाम के लड़के अथवा लड़की से शादी होने की संभावना आपकी अधिक है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से अगर कर्क राशि के जातकों की शादी मेष राशि यानी कि ALE नाम के जातकों से शादी होती है तो यह ज्यादा ही उत्तम होता है। अगली राशि मकर राशि है। तो मकर राशि के जातकों के शादी के योग महज 22वें वर्ष से बनते हैं। लड़कों की शादी के योग 25वें वर्ष से बनते हैं, जबकि कई
ऐसे लड़के हैं या लड़कियां हैं जिनकी शादी के योग 29वें वर्ष से बनते हैं। तो यह योग तब बनता है जब कुंडली के सप्तम भाव में कोई अशुभ ग्रह है। शनि केतु के रहने पर 30 वर्ष से शादी के योग बनते हैं, जबकि मंगल आंशिक रहने पर 28 के बाद शादी के योग बनते हैं। वहीं राहु के रहने पर 27 के बाद शादी के योग बनते हैं। तो शादी का महीना जो है वो अप्रैल 2022 में प्रबल है। शीघ्र विवाह के लिए जल में रोली मिलाकर सूर्य देव को अर्घ देना आपके लिए उत्तम होगा। TRA नाम से होने की संभावना अधिक है। अगर शादी मिथुन राशि के जातकों से करते हैं तो आपके लिए ज्यादा उत्तम होता है। जैसा कि आपको पता है कि कुंभ राशि के जातकों के शादी के योग वो 22वें वर्ष से बनते हैं और इनके आराध्य देव भगवान शिव हैं और राशि स्वामी शनिदेव है। तो इनकी विशेष कृपा बरसती रहती है और इस राशि के जातकों की लव मैरिज होने की संभावना भी प्रबल रहती है। यह जानकारी आपको उन राशियों के बारे में बताई गई है जिनकी शादी के योग अप्रैल 2022 में प्रबल हैं। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए डैशबोर्ड के प्लेलिस्ट पर जाएं और महीने अनुसार से आपकी शादी आने वाले साल में कब होगी यह जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको जन्मदिन के हिसाब से दी गई है। ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से यह जानकारी इकट्ठा कर आपको पहुंचाई गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु ही लें। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते अथवा उपयोग करते हैं तो इससे पहले आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से अवश्य सलाह ले ले अथवा केपी की वाणी से भी आप संपर्क कर अपनी निजी जानकारी कुंडली बनाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग मामूली शुल्क लेते हैं। जैसा कि उपरोक्त बातें ऊपर भी बताई गई है कि आप शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी केपी की वाणी पर प्राप्त कर सकते हैं और यह जानकारी पूरी तरह से सटीक दी जाती है। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी कृपा बनी रहे। परमपिता परमेश्वर की कृपा विभिन्न परिस्थितियों में भी, विषम परिस्थितियों में भी आपको सत्मार्ग और सद्बुद्धि दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।